अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इंतहाई दो अफसोसनाक खबरों के साथ। आज सुबह डेरा बुगटी के इलाके मार्ट में एक बार फिर बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने हमला किया, जिसके नतीजे में हमारे 4 जवान शहीद हुए। और ये पहला वाक़या नहीं है, कल रात को इंतहाई अफसोसनाक एक और वाक़या पेश आया, जहाँ बलूचिस्तान के ही इलाके कीच में सरहद पार ईरान से आए दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में हमारे 10 फौजी एहलकार शहीद हुए। जवाबी हमलों में हमारे फौजी ने बहुत ज़बरदस्त उनको जवाब दिया, जिसके नतीजे में वहाँ से एक मारा गया और 3 लोग ज़ख्मी हुए, उनको गिरफ़्तार किया। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, बॉर्डर पार से आए थे, रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया, बाकी लोग भागने में आसानी फ़रार हो गए। ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हमलों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कल ही मैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से बात की थी, उन्होंने भी हाईलाइट किया कि मज़ीद ख़तरात बढ़ सकते हैं। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौजूद है। अब ये जो बैरूनी पार जो दूसरे मुल्कों से, हमारे पड़ोस मुल्क से हमले किए जा रहे हैं, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं, तो इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर जमील साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ब्रिगेडियर साहब। ये जो पूरी सूरत हाल है, एक बार पहले बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। आज सुबह डेरा बुगटी में हमला हुआ, जिसके नतीजे में हमारे 4 एहलकार शहीद हुए। कल रात को सरहद पार ईरान से लोग आए, हमारे मुल्क में घुसे, हमारे 10 जवानों को शहीद किया, रात के अंधेरे में आए और वापस चले गए। तो सर, ये पूरी सूरत हाल जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? शिराज, देखें, ये जो सूरत हाल है ना, ये कोई नई नहीं है। हम इस जंग में पिछले 20 साल से, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी 1973 में शुरू हुई और उस वक्त की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काबू पाया, लेकिन असल में इसके जो ग्रास रूट्स थे ना, वो ख़त्म नहीं कर सके। और फिर जो बलूचिस्तान BLA है या BNA है और इनके साथ जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा से इस चक्कर में रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बलूचिस्तान के इलाकों में नुकसान पहुंचाते रहे। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स तो किए जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो हल है ना, वो सिर्फ फाइटिंग में नहीं है। अल्टीमेटली आपको टेबल टॉक पर बैठ कर टेबल टॉक करने पड़ेंगे और उसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना होगा। और इस सोल्यूशन के लिए जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। आप देखें कि BLA ने और BNA ने आज से 20 साल से, आप अगर 2000 की जो हमारी वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुई, उससे देख लें तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ ना ये सामने आते हैं और ना खोलकर इसको ब्लेम गेम को अपने ऊपर लेते हैं। जो भी ये काम करते हैं, इसको छुप के करते हैं और कभी कभी हौसला करते हैं कि उन एक्टिविटीज़ को अपने नाम या अपने ऊपर करें, या उसको ऑन करें, या उसकी ऑननेस को तस्लीम करें। तो मेरे ख्याल में हमें, अगर इसके 2 pronged स्ट्रेटजी पे नहीं जाएंगे ना, हम इसके साथ पॉलिटिकल डायलॉग के साथ साथ फाइटिंग भी करनी पड़ेगी और फाइटिंग के साथ साथ पॉलिटिकल डायलॉग करना पड़ेगा। और इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जब तक हिट नहीं करेंगे, इतने डिफिकल्ट टेरेन में, मुश्किल हालात में, ये बड़ा मुश्किल होता है कि उन पर काबू पाया जा सके। अगर आपने ये केस का इलाका जहाँ इंसिडेंट हुआ है ये देखा हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर बड़ी से बड़ी फोर्स भी ऐसे गायब हो जाती है, छुप जाती है कि मालूम नहीं होता कि कहाँ गए। तो 10-10 की टोलियों में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे सिपाह भी, उनको छुप कर हमला करना उनके लिए बहुत आसान है, बिकॉज टेररिस्ट के सामने टारगेट है। उनको मालूम है कि ये जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, ये हमारा टारगेट है, हमने इनको टारगेट करना। और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को सबसे बड़ा मसला यह है कि उनके सामने दुश्मन क्लियर नहीं है। अगर वो किसी को सस्पिशन में मार दें और वो टेररिस्ट ना हो, तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। उस इलाके के लोगों को बाद में ये बावर कराना कि यार हमसे गलती से मर गया, ऐसे हो गया, वो भी अल्टीमेटली फौज के अगेंस्ट टर्न डाउन कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए तो ज़रूरी है कि इसके साथ हम इनके साथ डायलॉग का प्रोसेस करें, वहाँ की जो लीडरशिप है उनको इन्वॉल्व करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको लो टर्म्स पे लेते हैं, टर्न डाउन करें, इसकी इंटेंसिटी को कम करें। ब्रिगेडियर साहब, ये पूरे सूरत हाल को हैंडल करने के लिए लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपॉइंटेड शाहजहान बुगटी टू डील विद द एंटी बलोच ग्रुप्स इन बलोचिस्तान। तो सर, ये जो पूरे सूरत हाल रही आपके सामने कि जब शाहजहान बुगटी साहब शायद फेल हो चुके हैं, इसलिए सर अब दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो रहा है। और जब आप बात करेंगे हमें पॉलिटिकली डायलॉग करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, तो सर जब शाहजहान बुगटी से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इस पूरी सूरत हाल में? देखिए शाह, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फोर्सेस का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम जो है
एक सूरत हाल में टैक्टिकली जंग करना, छोटे छोटे हमले करना, छोटे छोटे हमले पस्ता करना, और जहां ये टेररिस्ट मिले उनका कलाकमा करना, ये तो इनका काम है। लेकिन जो गवर्नमेंट का काम होता है, जो पॉलिसी मेकर्स का काम होता है, उनका काम होता है कि डायलॉग को जारी रखें और आइडेंटिफाई करें उनके लीडर्स कौन हैं, आइडेंटिफाई करें उनके डिमांड्स क्या हैं, आइडेंटिफाई करें उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर उनको अपना पॉलिटिकल ग्राउंड पे हल करने की कोशिश करें। और जहां तक पॉलिटिकल ग्राउंड तक काम हो रहा होता है वो होता रहेगा। और जहाँ बात करते हैं टैक्टिकल ग्राउंड पे फाइट की बात करते हैं, तो वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जगह है। दुश्मन आपके साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, अननोन एनिमी के सामने जंग करना मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों का काम है कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को आइडेंटिफाई करें। जब तक हम इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को आइडेंटिफाई करके तबाह नहीं करेंगे, ये लोग सर उठाते रहेंगे। आप यकीन करें कि एक दफा अगर इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप आइडेंटिफाई कर दें, जो कि इनकी लीडरशिप में हो सकता है, इनकी सप्लाई लाइन में हो सकता है, इनकी टेक्निकल डॉक्ट्रिन में हो सकता है कि वो कहाँ से बनती है और कैसे आती है, तो इन रूट काजेस को आप जब तक नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। अगर आप वाकई समझते हैं या चाहते हैं कि इनके ऊपर काबू पाया जाए, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनको पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे डायलॉग करने पड़ेंगे। हमारे जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको थोड़ी हिम्मत, उनकी हौसला उनको देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े हो। क्योंकि लोकल लोगों को मालूम होता है पीसफुल आदमी कौन है और टेररिस्ट कौन है। उनकी मदद के बगैर अकेले फौज के लिए ये काम करना इंतहाई मुश्किल है। सर जैसे बताया जा रहा है ये लोग जो कल रात में हमला हुआ कीच के इलाके में जिसमें 10 जवान शहीद हुए, तो सर बताया जा रहा है ये लोग ईरान से आए, हमारे फोर्सेस पे हमला किया, इन्होंने चौकी पे हमला किया और वापस ये लोग सर ईरान की तरफ वहाँ पे भाग गए। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं ये मुलविस हैं इन तमाम हमलों में, यानी ईरान की गवर्नमेंट को पता होगा इस तरह से ये लोग जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसलिए सर हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए बॉर्डर पार कार्रवाई हो जाएगी, वो जंगी खतरात हो जाते हैं। तो सर ये पूरी सूरत हाल जो थी इसको अब क्या देख रहे हैं, हमें ईरान से भी अब खतरा है, जिस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर हासिल किया, हम समझ रहे थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मगर सर ऐसा नहीं हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर हमारा हुआ, वो पता नहीं किस बात का सीज फायर था, कुछ टाइम तक वो हकायत सामने नहीं आए, वो बाद में सीज फायर खत्म हुआ। अब जो सर ये ईरान से जो हमले हो रहे हैं हमारे मुल्क में, बलूचिस्तान के उमूमन, तो सर ये सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? शिराज, ऐसा है कि जब भी बॉर्डर पाल हमले होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो जो थर्ड पार्टी एलिमेंट है कि वो एक कंट्री ही हो, वो जरूरी नहीं है कि वो कंट्री हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट फैक्शंस होते हैं, उनके साथ जब आप फाइट करते हैं, जैसे देखिए कि रॉ के लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, वो अफगानिस्तान में रह के हमारे फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ही हमारे खिलाफ है। इस तरह जब ईरान से ये काम होता है तो जरूरी नहीं है कि ईरान की गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काम कर रही है। उस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट के भी, हमारी गवर्नमेंट के भी खिलाफ होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी को इनकरेज करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनकी प्लानिंग में भी उनका साथ देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भारत देखना पड़ता है और उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ भी डायलॉग करना पड़ता है, उन फोर्सेस को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है कि वो भी, जैसे अगर उन्होंने ईरान से बॉर्डर क्रॉस किया तो ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बॉर्डर पे वो भी तो गार्ड करती हैं, उनका भी काम है कि उनको रोके। इस तरह हमारे जो अपने चेक पोस्ट लगे होते हैं उनका भी काम है, लेकिन बहुत से गैप्स होते हैं, बहुत सी, बॉर्डर इज नॉट फेंस ईरान और पाकिस्तान का, उसमें गैप्स हैं, बड़े बड़े नाले हैं, बड़ी बड़ी खाई हैं, तो वहाँ से रास्ते उनको मालूम होते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि खुदा न खास्ता कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। हाउएवर उस मुल्क में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते जरूर हैं जो हिडन ग्राउंड्स में रहकर अपने पड़ोसी वाले के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, खुद भी और ईरानियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी। और इंशाल्लाह ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, हमारी इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही हैं और हमेशा करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत से केसेस प्री मेच्योरली पकड़े भी जाते हैं जो शायद मीडिया में आते भी नहीं और लोगों को मालूम नहीं होते।
लेकिन उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छा काम करती है, लोगों को पकड़ती है। इस तरह के केसेस जो कहीं निकल जाते हैं या हिडन काम कर जाते हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सर भारत का एक किरदार रहता है, क्या हमने देखा कुलभूषण यादव को इस्तेमाल किया जाता था बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, फंड्स दिए जाते हैं सर, ये मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं दहशतगर्द तंजीमें, इनको फंडिंग हासिल होती है और अमूमन भारत इसमें मुलव्वस होता है। अभी सर एक स्पेस, ट्विटर स्पेस जो होती है मेरी नज़रों से गुजरी, वहाँ पे एक इंडियन रॉ एजेंट प्रोफेसर है, वो लोगों को बता रहा है कि किस तरह से हमले किए जाएँ, क्या क्या। मैं आपको पहले वो वॉइस सुनाता हूँ, पहले आप फिर आपसे बात करूँगा, ये सुने सर। मैंने कहा देखो आप लोग भी शांति से इसको हैंडल करो, क्योंकि एमक्यूएम और सिंधु देश के मूवमेंट वाले सब मिलकर के करोगे, यूनाइटेड होकर के करोगे, तभी आपका मूवमेंट चलेगा। नहीं तो ये जो तोड़ने का काम हुआ है, ये देखिए आप एक छोटी सी एक चिंगारी फैलाई, उससे आपका कितना बिखराव आ गया। आज देखिए उसका नुकसान सबसे बड़ा बलूचिस्तान वालों मूवमेंट को भी हो रहा है, उनको भी भयंकर नुकसान हो रहा है इसके कारण, क्योंकि ये जो जिस ढंग से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बलूचिस्तान वालों को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब अच्छा नहीं है आप लोगों का। और आपको एक चीज बताऊं, मैं एक मेरे जानकार हैं जो मेरे प्रोफेशनल एक्वेंटेंस हैं और जो आप उनका दुश्मनी समझ लीजिए, बड़ी हाई पोजीशन में, और उन्होंने मजाक में मुझे कहा कि मेरा आर्टिकल पढ़ा था तो बोल रहे थे पाठक साहब क्या हो रहा है, ये तो आपके आदमी तो सब लड़ने लग गए आपस में। मैंने कहा तुमने बिच्छू छोड़ दिया है तो तुम्हारा बिच्छू तुम्हारे को काटेगा, देख लेना, चिंता मत करो। मैं भी मजाक में हंस के बोला, मगर सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके स्पेस वगैरह करने सब बेकार हो जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं रखेगा, सब आपस में लड़ते रहोगे बैठ के, एक दूसरे की छिछालीदारी करोगे। ये सब करने के लिए थोड़ी आए हैं आप। अब ये सब बातें भूल करके आप यूनाइटेड होकर के काम कीजिएगा प्लीज, अदरवाइज मतलब आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड ट्रूली स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इकराम भाई। जी बलोच भाई आप बात कीजिए, फिर हम विक्रम भाई की बात। तो सर ये आपने वॉइस सुनी कि सर साफ जाहिर हो रहा है कि भारत मुलव्वस होता है, जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं रॉ मुलव्वस होती है, वो चाहते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो। ये जो दीगर तंजीम है जो एमकेएम लंदन नाम दिए जाते हैं, BLA हो गई और सिंधु देश वाले हो गए, पख्तून वाले हो गए, तो सर ये सब चाह रहे हैं यूनाइट हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए और इसमें भारत मुलव्वस है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी शिराज, जहां तक भारत की इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है तो इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है, हर लिहाज से, थिंकिंग के लिहाज से, एक्शंस के लिहाज से, प्रोपेगेंडा के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से। आप जहां भी जाएंगे आप इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ ही पाएंगे। तो आपको चाहिए कि हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को कि इनके एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखें। जो रॉ के एलिमेंट्स अफगानिस्तान में या इंडिया उसमें ईरान में रहकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं बल्कि इंडोर्स करता हूं कि भारत ये काम करता है, चाहे वो अफगान और ईरान गवर्नमेंट के साथ मिलकर करे, चाहे वो उनके कुछ लोगों के साथ मिलकर करे। लेकिन मैं पिछली जो मेरी बातचीत थी उसमें मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं कि ईरान इस एक्टिविटी में एज ए गवर्नमेंट इन्वॉल्व, लेकिन ये मुमकिनात जरूर हो सकते हैं कि भारत के रॉ के एलिमेंट ईरान में बैठकर कुछ ईरानी लोगों की मदद से या उनकी किसी एक आध एजेंसी की मदद लेकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। इसी तरह अफगानिस्तान में रहकर तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को तो मैं डिनाई नहीं करता, बिकॉज वो अजल से हमारा दुश्मन है, अबद से और हमेशा से रहेगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको जब मौका मिलेगा हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ हमें सेफ गार्ड करना है, उनकी फंडिंग को भी रोकना है, उनके लिंकेजेस जो अफगानिस्तान और ईरान में हैं उनको भी हमें आइडेंटिफाई करके उनको तबाह करना है या उनको बर्बाद करना है, या उनके खिलाफ हमने जो भी सोचते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनानी वो करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक दूसरे दो ममालिक हैं हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान, ये डायरेक्टली हमारा दुश्मन नहीं है, इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू इंडिया उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनके थ्रू काम कर सकता है। लेकिन जहां तक भारत की एजेंसीज और भारत का ताल्लुक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा हमें चाहिए, एजेंसीज काम करती हैं उसको देखती हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ये मसला इंटेलिजेंस नेटवर्क का, प्लानिंग का या इसका नहीं है, मसला ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का है। ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन आप देखें कि अगर आप सिर्फ कराची को देख लें
कि पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा अगर उसको आइडेंटिफाई करना पड़े कि एक बड़े मजबे में दुश्मन कौन है। तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल आइडेंटिफाई कर सके कि फलाना कातिल एक ग्रुप में छुप गया है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करके बाहर निकाले। जबकि उस कातिल के लिए बहुत आसान है कि मजबे में खड़ा होकर पुलिस को फायर कर दे। तो यही सूरत हाल बॉर्डर्स के ऊपर होती है। जब एक खुले ग्राउंड में आम सिविलियंस जब वहां से गुजर रहे होते हैं, तो उनके अंदर से जब लोग निकलते हैं तो एफसी को मालूम नहीं होता कि इनमें से टेररिस्ट कौन है और लोकल्स कौन है। बाकी पॉलिसी मेकिंग में, आइडेंटिफिकेशन में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको आइडेंटिफाई करना एक मसला होता है, जिसके अंदर पब्लिक को, लोकल पब्लिक को और लोकल लीडर्स होते हैं, उनको चाहिए कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ फुल सपोर्ट दें और उनके साथ मिलकर उनको आइडेंटिफाई करें। टेररिस्ट से हरगिज घबराएं नहीं, उनको अपने घरों में पनाहगाह ना फराहम करें, अपने गांव से लॉजिस्टिक सप्लाई उनको ना करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, दुश्मनों के इन हमलों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारी कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। हमारी कौम कल भी मजबूत थी, हमारी फ़ौज कल भी मजबूत थी, हम आज भी मजबूत हैं। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।